हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 2019 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। देखिए 2020 का एग्जाम पेपर मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। 2020 एग्जाम पेपर पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, वहाँ पर जाकर 2020 एग्जाम पेपर टाइप करें। वहाँ पर आपको 2020 का केमिस्ट्री का पूरा पेपर मिल जाएगा। मेरी सारी वीडियोस उस पेपर से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। 2019 की भी आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम देखिए पेपर हमने क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट किया था, ठीक है, पीछे की तरफ से स्टार्ट किया ताकि जो भी मेजर कंटेंट के जो क्वेश्चन हैं वो हम कर सकें। और अभी लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 22 करवाया था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपका था वो था अकाउंट द फॉलोइंग। आपको कुछ 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उनका रीज़न आपको बताना है। अगेन ये क्वेश्चन भी आपका कितने मार्क्स में है? ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स में ही है और इसके ऑप्शन में भी कोई भी दूसरा क्वेश्चन नहीं दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन भी सभी के लिए कंपलसरी था, इसको करना कंपलसरी था क्योंकि इसके ऑप्शन में किसी भी तरह से कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं दिया गया था। चलिए, तो अकाउंट द फॉलोइंग में सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन, तो वो क्या दिया हुआ था देख लेते हैं। आउट ऑफ टर्शरी ब्रोमाइड, टर्शरी है कि सेकेंडरी है? टर्शरी ब्रोमाइड एंड टर्शरी आयोडाइड and tertiary iodide, which one is more reactive? Which one is more reactive towards SN1 mechanism? इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है SN1 मैकेनिज़्म के लिए। इन दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए, अब देखिए दोनों ही टर्शरी है। टर्शरी कैसे है, ये कैसे पहचाना मैंने? अगर मैं इन दोनों के स्ट्रक्चर को बनाऊं तो आप देख सकते हैं ये C के साथ में CH3 और CH3 और यहाँ पर है Br। और अगर मैं ये वाले स्ट्रक्चर को बनाऊं तो CH3 C और I, है ना। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टर्शरी ब्रोमाइड और ये हो जाएगा आपका टर्शरी आयोडाइड। अब इन दोनों की अगर हम बात करें, चाहे हम टर्शरी ब्रोमाइड की बात करें या फिर हम टर्शरी आयोडाइड की बात करें, इन दोनों में से हमें ये बताना है कि कौन SN1 मैकेनिज़्म के लिए ज़्यादा रिएक्टिव है। SN1 मैकेनिज़्म सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होगा, जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो आकर अटैच होता है और हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है ना। लेकिन SN1 मैकेनिज़्म जो होती है वो हमारी 2 स्टेप में होती है। मतलब सबसे पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और कार्बोकेटाइन के बनने के बाद में हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमको यहाँ से मिलता है। बेसिकली हम SN1 मैकेनिज़्म की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमको 2 कंपाउंड दिए गए हैं, एक में ब्रोमीन है और दूसरा आयोडीन है। और ये पूछा गया है सीधा सीधा कि कौन ज़्यादा SN1 मैकेनिज़्म के लिए रिएक्टिव होगा। तो SN1 मैकेनिज़्म के लिए कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? इन दोनों में बाकी सारी चीज़ें सिमिलर है, बस अगर कुछ चीज़ डिसिमिलर आ रही है, जो अलग है, वो इसके अंदर ब्रोमीन आ रहा है और इसके अंदर क्या आ रहा है? आयोडीन आ रहा है। बस ये फ़र्क है। तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर बनाने पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इन दोनों में जो आपको डिफरेंस क्रिएट करना है वो भी इन्हीं दोनों के बेसिस पे करना है, ब्रोमीन के बेसिस पे करना है और आयोडीन के बेसिस पे करना है।
सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन का जो साइज़ होता है वो आयोडीन से क्या होता है, कम होता है। आयोडीन का साइज़ बड़ा होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन सबसे ज़्यादा बड़ा है, एस्टाटीन के पहले आता है। तो आयोडीन का एक पॉइंट तो ये हो गया कि आयोडीन का जो साइज़ है वो बड़ा है ना। दूसरी चीज़, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म बच्चों होती क्या है कि कार्बन जो होता है वो हैलोजन से अटैच है, और हैलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, हैलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ हो जाते हैं और बेचारा हमारा कार्बन हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है ना। तो अब इस वजह से क्या होगा, जो हैलोजन रहेगा वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या करेगा, कार्बन को लीव कर देगा, कार्बन को छोड़ देगा। तो यहाँ पर पूरा जो SN1 मैकेनिज्म डिपेंड है वो हैलोजन के जाने पर है और न्यूक्लियोफाइल के आने पर है। लेकिन हैलोजन जब जाएगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, और हैलोजन कब जाएगा, जब उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या होगी, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो यहाँ अगर हम हैलोजन की बात करें, X की अगर हम बात करें, तो ये भी मेरा हैलोजन है और ये भी मेरा हैलोजन है। तो पहली चीज़ तो ये, पहला रीज़न तो ये हो गया कि आयोडीन का साइज़ बड़ा है और ब्रोमीन का साइज़ छोटा है। दूसरा, अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, उससे कम फ्लोरीन की होती है, उससे कम ब्रोमीन की होती है, और सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होती है वो किसकी होती है, आयोडीन की होती है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर किसकी होगी, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर आयोडीन की होगी, और इस वजह से ये एक बेटर लिविंग ग्रुप माना जाता है आयोडीन जो है। तो इसीलिए जो अगर हम बात करें कि विच वन इज़ मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म, तो वो ये होगा, और उसका रीज़न क्या होगा वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। इसका रीज़न ये होगा, आयोडीन ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन which is better living group, which is better living group due to lower electronegativity, due to lower electronegativity, ठीक है। सब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आयोडीन का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है, और उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी क्या होती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, इसलिए इसको एक बेटर लिविंग ग्रुप माना जाता है। इतना आया आपके समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। राइट द प्रोडक्ट formed when para-nitrochlorobenzene is heated with aqueous NaOH at 443 Kelvin followed by acidification. ठीक
ठीक है, चलिए। सो राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, आपको प्रोडक्ट बताना है जब पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, किसके साथ में, एक्वस, किसके साथ में हीट करते हैं हम, किसके साथ में हीट करते हैं हम, एक्वस NaOH के साथ में, कितने टेम्परेचर पर, 443 केल्विन टेम्परेचर पर, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो आपको बस सीधे सीधे क्या बता देनी है, जो रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होगी वो बता देनी है। सबसे पहले तो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन क्या होगा, ये मेरा क्लोरोबेंजीन और इसकी पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, तो ये हो गया पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं NaOH के साथ में 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, और साथ में हम करवा देंगे एसिडिफिकेशन। तो क्या होगा बच्चों, सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि NaOH से जब रिएक्शन हो रही है विच मीन्स और एसिडिफिकेशन भी हो रहा है, सो क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप से, और यहाँ पे आपका ऊपर आ जाएगा OH और नीचे बन गया NO2। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, एक ही लाइन में आपको रिएक्शन देनी थी। अब थर्ड, इसमें थर्ड क्या है वो देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, why dextro and levo rotatory isomers of butane to all are difficult to separate by fractional distillation, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेटरी जो आइसोमर्स होते हैं ब्यूटेन टू ऑल के, वो डिफ़िकल्ट क्यों होते हैं, सेपरेट कराने पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। इसका आंसर आपको देना है, 1 मार्क का ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, देखो क्योंकि जो एनेंटियोमर्स होते हैं ना बेटा, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होता है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है। तो डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी आइसोमर्स का मतलब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्या है, एनेंटियोमर्स हैं। और एनेंटियोमर्स क्या होंगे बच्चों, एनेंटियोमर्स वो होते हैं, ठीक है, जिनमें अगर हम एनेंटियोमर्स की बात करें तो जिनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है और जिनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, सेम होगा। तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम है तो उनको हीटिंग करके सेपरेशन नहीं किया जा सकता, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी उनकी सेम है। सो और दूसरी जो भी मेथड्स रहती हैं वो अप्लाई करना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आप लिख देंगे बिकॉज enantiomers have same boiling point and physical properties। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले CH3 का हॉल थ्राइस CBr और CI है। तो हमें ये बताना है कि कौन ज़्यादा SN1 मैकेनिज्म के लिए रिएक्टिव होगा। तो हमने ये वाला बताया है, क्यों, क्योंकि इसमें आयोडीन आ रहा है, आयोडीन का साइज़ बड़ा होता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है।
ठीक है। पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन को जब हम हीट करते हैं एक्वस NaOH के साथ में 443 केल्विन पर, सो हमें रिएक्शन बतानी थी, तो मैंने पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन को लिया, NaOH से रिएक्शन करवाई, तो OH ग्रुप जाके जुड़ गया, ये बन गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। Why dextro and levorotatory isomers of butane 2 are difficult to separate by फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? क्योंकि जो एनेंटियोमर्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होता है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती है, इसीलिए इनको सेपरेट करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ और बाकी की चीज़ें कवर अप करवा दी। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। 2020 का पेपर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है। अगर बात करें 2019 की तो 2019 का पेपर भी आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। सो प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाना है, 2020 का जो भी पेपर आपको दिया हुआ है उसको वहाँ से पूरा सॉल्व करना है। और 2019 के भी जितने क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं वो आप देख सकते हैं। कंटेंट आपको ऑलरेडी करवा दिया गया है, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है कंटेंट वाले पार्ट में, तो बिल्कुल आप उसे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। और आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।